माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका बहुत स्वागत है। टाइम्स नाउ अपने 20 साल की जर्नी यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन नजर है भारत जब 100 साल कंप्लीट करेगा। पूछना चाहती हूँ, विजन क्या है आपका और आपकी सरकार का इस इंडिया एट 100 का? देखिए, जब देश आजादी के 75वां साल मना रहा था, तभी देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण और विजन दोनों रख दिए थे। जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, देश की आजादी को जब 100 साल होंगे, 15 अगस्त 47 को, उस वक्त ये देश पूर्णतया विकसित देश होगा, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में ये देश पहले स्थान पर होगा। ये हमने पहले से ही जनता के सामने रखा है और मैं मानता हूं कि ये जो लक्ष्य और अमृत काल की कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी, उस वक्त कुछ दिन तक तो मीडिया और दुनिया के लोग इसको प्राइम मिनिस्टर के संकल्प के रूप में देखते थे, मगर देखते 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 कुछ कम समय के अंदर ही ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प आज 140 करोड़ की आबादी का संकल्प बनकर रह गया है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे युवाओं पर, हमारी देश की जनता पर, कि स्वप्न निश्चित रूप से, ये संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होने जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो एक कदम होता है, मगर 140 करोड़ लोग एक ही दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। और मैं मानता हूं हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, छोटी सी छोटी आयु के बच्चे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक का संकल्प विकसित भारत के निर्माण के साथ जुड़ गया है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ता है। यही संकल्प भी है, यही स्वप्न भी है। अमित शाह जी, इस वक्त हम जिस दौर में हैं, विश्व पर संकट नजर आ रहा है और ये संकट हमारे संसद में भी गूंजता हुआ नजर आता है। सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, इसमें राहुल गांधी जी नहीं आए, स्टालिन जी नहीं आए, अखिलेश जी सांसद हैं फिर भी नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकार विपक्ष को मैनेज नहीं कर पा रही या ये विपक्ष है कि मानती ही नहीं? ऐसा नहीं है नाविका जी, आपका देखने का दृष्टिकोण शायद थोड़ा गड़बड़ाया है। सारे राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे और हमें वहां बताया गया कि राहुल गांधी जी सोनिया जी की नासाज तबीयत के कारण व्यस्त चल रहे हैं। तो हम सब ये चीजों को समझ रहे हैं और मुझे लगता है देश ने भी समझना चाहिए। सभी राजनीतिक दल, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें एक ही कमरे में थे और सबने एक साझा संकल्प वैश्विक संकट से भारत को बाहर निकालने का लिया है। तो मैं मानता हूं इसमें कोई मत भिन्नता कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन उनका कहना है कि वो संसद में चर्चा चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे जो पब्लिक के सामने हो, बंद दरवाजों के पीछे ना हो। ये सवाल विपक्ष के कई नेताओं ने उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसी आधार पर ये सर्वदलीय बैठक अटेंड भी नहीं की। आपको लगता है इस पर पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो
इसलिए नहीं आए या चुनाव में डर के मारे प्रचार से निकल नहीं पाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मैं इतना निश्चित कहता हूं कि पहली बार कोई वैश्विक संकट नहीं आया है, कई बार आए। और जब डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है, जब इस प्रकार के संकट इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमी के बड़े बड़े फैसले इन्वॉल्व होते हैं, और विशेषकर जब डिमांड सप्लाई गैप के बारे में चर्चा करनी होती है, तो चर्चाएं सार्वजनिक नहीं होती। इससे पैनिक खड़ा होता है और संकट को निपटने में तकलीफें आती हैं। ये सभी लोग समझ रहे हैं। कुछ विपक्षी नेता जरूर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, मगर देश की जनता तो इसको बरोबर समझती है। अमित शाह जी, फिर ये सिलेंडर की लाइनों की बात होती है, लोग अपने राज्यों में कहते हैं कि सिलेंडर की किल्लत है, सरकार की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। बल्कि लोगों को तो ये भी चिंता है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत साइड में खड़े होकर देख रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी रह गई। देखिए नाविका जी, अच्छा किया आपने सवाल पूछा। मैं आपके टाइम्स नाउ के समिट के माध्यम से देश की जनता को कुछ जरूर कहना चाहता हूं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा है, वैश्विक संकट है। हमने देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व भर में क्या हुआ है। यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20 से 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7 से 13% की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है। अमेरिका में 17 से 34% की हुई है। वियतनाम में 50% की हुई है। पाकिस्तान में 17 से 20% की हुई है। कंबोडिया में 19% की हुई है और नाइजीरिया में 40 से 48% की दामों की वृद्धि हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें, आज प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। दूसरी बात, ये तो दामों की बात हुई, परंतु इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है। फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर समिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती है, इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला गया। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स पहले 0 थे, हमने रिजर्व्स बढ़ाए। इतने कम समय के अंदर एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी की है। 98% रेलवे को हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण हर रोज का करोड़ों लीटर डीजल हम बचा रहे हैं। और कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिससे हम इस संकट के पार आ रहे हैं। जब 2014 में सरकार आई हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राप्ति 27 देशों पर निर्भर थी,
आज 42 देशों पर निर्भर है। तो खाड़ी की जगह हम कई जगह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त करने में आज हम सफल हो रहे हैं। जो तकलीफ दिखाई पड़ रही है वो इतनी ही दिखाई पड़ रही है कि पहले खाड़ी के देशों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे उसकी यहां पहुंचने की साइकिल 11 दिन की थी। अब हमें दूर के देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इनकी साइकिल 40 दिन की है। तो एक दिन 40 दिन हो जाने के बाद अपने आप ये ढर्रे में पड़ जाएगा। और हमने शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी के लिए 20% तक कटौती कर दी, बाद में इसको 40% पर ले गए और आज 70% हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को भी हम चलने के लिए एक सप्ताह ही थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम दिए हैं। और मैं आज देश भर की गृहिणियों को कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल सिलेंडर जब हमने कम किए तब विपक्ष बड़ा हो हल्ला किया, बैनर ले लेकर खड़े हो गए। मगर इनको मालूम नहीं है कि हमारी घरेलू महिलाओं के लिए, गृहिणियों को एलपीजी की सप्लाई लगातार मिलती रहे, उनका चूल्हा जलता रहे, इसलिए कटौती की गई। मगर कुछ दिक्कतें भी हैं, वो भी जनता के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं, गहरे संकट में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉकडाउन आने वाला है, ये कर देंगे, वो कर। मैं सभी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है। और जो पैनिक फैलाकर जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल डालता था, वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है। और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेंगे। और हमने इसके साथ साथ पीएनजी उपलब्ध है, तो पीएनजी के कनेक्शन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। और दुनिया भर के देशों में जहां जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध है, इनके साथ टाइप कर हमारा देश सुचारू रूप से चलता रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहीं पर हताहत न हो, कम न हो। और साथ में गृहिणियों का चूल्हा 24 घंटे 365 दिन चलता रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करी है। जनता को कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। राहुल जी कुछ भी कहे, आप डरना मत, कुछ नहीं होने वाला है।